आजम खान के मुतालिक भी ये मशहूर था कि उन्हें गायब कर दिया गया है और उनके अहले खाना ने भी एक दरखास्त गुमशुदगी जमा करा रखी थी, लेकिन वो खुद रूपोश थे। उनके मुताबिक वो एक दोस्त के यहाँ मुकीम रहे और अब अपने ज़मीर की आवाज़ पर बयान दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर साजिश बारे एतराफ़ी बयान साबित करता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की है। साइफर साजिश बारे सबूत भी थे और ऑडियो टेप्स भी, सिर्फ चश्मदीद गवाह नहीं था जो अब मिल गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 164 का जो बयान रिकॉर्ड कराया है, ये एक ऐसा यू टर्न है जो कप्तान और उसकी जमात को शदीद मुश्किलात से दो चार कर सकता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का यह भी ख्याल है कि साइफर और 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करने की साजिश के पीछे छुपे किरदार एक ही हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर हल्के तवातुर से यही बात करते रहे हैं। उनका इशारा जुडिशरी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। यह अलग बात है कि वो अब वक्त और मौके के हिसाब से इन किरदारों में से किसी भी को माइनस और प्लस करते रहते हैं। अपने लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ इन किरदारों के हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है कि 2017 और साइफर, इसके किरदार तकरीबन मिलते जुलते हैं और जिनका काम था, जिनके मकासद थे, एक्सटेंशन लेना चाहता था, कोई फ्यूचर में आर्मी चीफ बनना चाहता था, किसी अदारे का चीफ ज्यादा देर तक रहना चाहता था। ये क्या बातें आज किसी से पोशीदा रह गई हैं? साइफर साजिश का पर्दा चाक और आजम खान के एतराफी बयानात के बाद चेयरमैन पीटीआई खासी मुश्किल में दिखाई देते हैं। उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसकी एक झलक हमें वजीर दाखिला की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आज की ट्वीट से मिलती है, जिसमें उनका कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि FIA तहकीकात में ताबुन ना किया तो चेयरमैन PTI को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर के हवाले से चेयरमैन PTI के किरदार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि मामला FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। आजम खान के बयान और चेयरमैन PTI के बयान को सामने रखते हुए FIA फैसला करेगी कि इंक्वायरी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मुंतकिल करना है या नहीं। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतलका शिकें और दफ़ात हैं सेक्शन 3 और 5 के मुताबिक, उनको सामने रखते हुए और सेक्शन 5 की क्लॉज A और फिर क्लॉज B और फिर सब सेक्शन 3 को सामने रखते हुए FIA ये डिसाइड करेगी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि उस इंक्वायरी को वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए वो आगे तहर्रुक करते हैं। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के जाती मकासद थे, कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती। दूसरी जानिब आजम खान के इकबाली बयान के बाद FIA भी हरकत में आ चुका है और उसने तहकीकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 24 जुलाई को FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी की हिदायत की गई है। FIA की जानिब से अपने नोटिस में इस बात की तंबीह की गई है कि इस बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश ना हुए तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। FIA की जानिब से नोटिस मिलने के बाद तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने साइफर के मामले पर FIA में पेश होने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी गुज़श्ता रोज साइफर के हवाले से खिताब करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें उनका कहना था कि वो साइफर मामला दब चुका था, लेकिन हुकूमत ने इस मुतालिक हकीकत बताने का एक और जवाब फराहम कर दिया। चूँकि वो अब हुकूमत में नहीं है इसलिए वो इस साजिश से मुतालिक खुलकर बताएंगे। उनके इस बयान पर उनके करीब रहने वाले फैसल वाडा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऐसी गलती बता रहे हैं कि जिससे उनकी बची कुची सियासत भी दफन हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर इस पर मजीद बात करेंगे तो इसका नुकसान खुद चेयरमैन PTI को। जो जावेद लतीफ़ साहब ने आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि 2017 वाले किरदार ही साइफर के किरदार भी हैं, यानी वो किरदार जो 2017 में इन्वॉल्व थे वो इस साइफर वाले मामले के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं। इसमें सिर्फ चेयरमैन PTI असद उमर या शाह महमूद कुरैशी तक तो बात नहीं रहती, फिर और जो किरदार हैं वो भी सामने आने चाहिए। अब जो तलाश गुमशुदगी के हवाले से FIR दी गई थी, मिसिंग थे आजम खान साहब, वो FIR भी वापस ले ली गई है। उसके बाद बताया जा रहा है रिपोर्टेडली वो वापस चले गए हैं। उसके बाद क्या वो भी क्लीन चिट ले लेंगे इस 164 के एतराफ़ी या इकबाली बयान के बाद? और फिर वो लोग जिनका हवाला दिया जा रहा है, और फिर एक खासकर एक मीटिंग के बारे में बताया जाता है कि जिस वक्त साइफर साजिश या कहानी अनफोल्ड हुई तो प्रोड्यूसर वो फुटेज दिखाइए, ख़ास तौर पे वो तस्वीर जिसके अंदर देखा जा सकता है कि
आज़म खान के एतराफ़ी बयान के अंदर तो कहा गया कि 8 मार्च को ये साइफ़र पाकिस्तान पहुंचता है, 9 मार्च को सेक्रेटरी खारजा आज़म खान तक ये बात पहुंचाते हैं और फिर वो आज़म खान इमरान खान साहब तक ये बात ले जाते हैं। लेकिन 10 मार्च को जब इमरान खान चेयरमैन पीटीआई से ये पूछा जाता है तो चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि ये साइफ़र गुम गया है, उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन एक मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुलाकात 11 मार्च की है और 11 मार्च को ये मुलाकात जनरल बाजवा, चेयरमैन पीटीआई, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फिर फवाद चौधरी उस तकरीब में तो मौजूद थे लेकिन इस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। चाइना की तरफ से JF-17 थंडर दिए गए थे और उन जहाज़ों का मुआयना भी हुआ था। इस मुलाकात के मौके पर जनरल बाजवा भी थे और जनरल बाजवा से कुछ वक्त लेकर चेयरमैन पीटीआई अलहदगी में मिले थे और इस मुलाकात में फवाद चौधरी को तो नहीं लेकर गए थे, उनको कहा था कि आप ज़रा इंतज़ार करें। लेकिन इस मुलाकात के अंदर परवेज़ खटक भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी थे और रिपोर्टेडली यहाँ पर साइफ़र चेयरमैन पीटीआई को दिखाया गया था। और जब यहाँ चेयरमैन पीटीआई ने साइफ़र देखा, और कुछ तो मुबैना तौर पर यह भी कहते हैं कि ये पहला मौका है कि जब चेयरमैन पीटीआई ने साइफ़र देखा था और इस साइफ़र पर खेलने का प्लान बना लिया था और फिर जब उनको ये बताया गया था कि असल में तो ये उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कहाँ से हो रही है, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, अल्टीमेटली ना आओ देखा ना ताओ देखा बल्कि पब्लिकली जाके उसी सफ़े को जो सफ़ा उन तक पहुँचा था उसको आवाम के सामने लहरा दिया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर बहुत सारे ट्विस्ट आते रहे। जब पता चला कि ये नहीं था फिर ये बयानिया वापस ले लिया गया और कहा कि नहीं अमेरिका के साथ हमारा मामला सेटल हो गया है। फिर ये मामला लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गया और फिर इस नहज पर पहुंचा कि 9 मई का इंसिडेंट भी हो जाता है। और 9 मई का इंसिडेंट भी यकीनन जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जो किरदार उस वक्त 2017 में चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे सहूलतकार थे जो अब भी चेयरमैन पीटीआई को इस पर वो भरते गए, उस गुब्बारे में हवा भरते गए और अल्टीमेटली वो 9 मई का इंसिडेंट हो गया। ये दोनों मामला, वो साइफ़र का मामला हो या सानेहा 9 मई हो, दोनों रियासत मुखालिफ इक़दाम हैं और रियासत मुखालिफ इक़दाम को जवाज़ बनाकर ही अब हुकूमत ये कहती है कि ऐसे जो रियासत मुखालिफ लोग हैं उनको बैलेट पेपर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। और दिखाई ये देता है कि बड़ी तेज़ी से मामला उसी तरफ जा रहा है। वो तोशाखाना का केस हो, वो साइफ़र तहकीकात का केस हो, वो अलकादे ट्रस्ट केस हो, वो 9 मई का मामला हो, इन सारे मामलात के अंदर कॉर्नर्ड होते हुए अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी और चेयरमैन पीटीआई अंडर प्रेशर दिखाई देते हैं। लेकिन एक सवाल हुकूमत से भी है, वो ये है कि अब तक बहुत सारे केसेस ऐसे आए, चेयरमैन पीटीआई मनूवर करते रहे, निकलते रहे, कहीं ना कहीं पतली गली से निकलने का मौका मिल जाता है या गिरफ्त एक बार मजबूत करने की कोशिश की गई लेकिन वो हाथ इतना मजबूत नहीं था कि फिर निकल गए, या कहीं से फिर कहा जाता है कि अदालत ने क्योंकि उनको एक रिलीफ दे दिया, अदालत में सहूलतकारी मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि अभी हुकूमत अगर यही सोचती रहेगी कि सितंबर तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक पे चेयरमैन पीटीआई पे कोई मजबूत हाथ नहीं डाला जा सकता, गिरफ्त मजबूत नहीं हो सकती। तो इस केस का फिर क्या मुकद्दर होगा? ये जो साइफ़र कहानी है, क्या ये सिर्फ कहानी रहेगी, कोई नैरेटिव के लिए ही रहेगा, ये बयानिए की जंग रहेगी, या अल्टीमेटली कन्विक्शन भी होगी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ भी होगा और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी? अब एक राय इस हुकूमत की ये है कि इसके लिए सितंबर तक का इंतज़ार करना चाहिए और अगर सितंबर तक का इंतज़ार किया जाता है तो जाहिर है ये हुकूमत तो अगले चंद रोज़ की मेहमान है, फिर ये हुकूमत तो नहीं होगी, फिर तो केयर टेकर सेटअप होगा, फिर जुडिशरी के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी और फिर ये हुकूमत ये समझती है कि उस वक्त ख़ास मौका होगा कि जब जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ सफ़र करें, क्योंकि उनको भी कम अज़ कम वो कन्विंस्ड होंगे कि वो सलूक नहीं होगा कि जो उस वक्त एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। और इस वक्त जो ज़मानत दर ज़मानत चेयरमैन पीटीआई को मिल जाती है, ये ज़मानत मिलने के चांसेस या रिलीफ लेने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। अब देखना यह है कि अब जो बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं केसेस में, जो बहुत तेज़ी आ गई है, ख़ास तौर पे आज तोशाखाना केस के अंदर भी जो इलेक्शन कमीशन के गवाहान हैं उन्होंने भी अपने बयानात कलमबंद करा दिए हैं और अब इस पे चेयरमैन पीटीआई के वकील उनको जिरा करनी है इन इलेक्शन कमीशन के गवाहान के बयानात के बाद। तो इसका मतलब ये है कि मामला ये भी फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है, क्रूशल फेज़ में दाखिल हो गया है। आने वाले दिनों में क्या वाकई गिरफ्तारी होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, बैलेट पेपर पर नहीं होते, इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर क्वेश्चन मार्क मौजूद है।